मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। धारा 18 पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी और चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि धारा 18 ऐसा उपबंध कहें या धारा 18 ऐसी धारा है जिस पर अधिकतम चर्चा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। धारा 18 पर जो है संभ्रम की स्थिति कई एक बार आई, मामले जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए और कई निर्णय भी आए धारा 18 पर स्पष्टता के लिए। तो आज हम जो है धारा 18 पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है कोर्ट्स के आदेशों की चर्चा आज हम करेंगे। तो देवेश जी, हम लोग चर्चा शुरू करें। सर नमस्कार। हम लोगों ने सर बहुत सी चर्चा इस पे करी, क्योंकि सर जैसा आपने कहा कि केवल जानकारी के उद्देश्य से इसको लोगों तक पहुंचाने का है, तो जानकारी का तात्पर्य सर निश्चित हम लोगों ने एक शार्ट रूप में सारे एक्ट के जो भी हमारे अभी तक हम लोगों ने वार्ता करी, और बाद में इन पे बहुत विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन अभी तो जानकारी तो मैं महोदय, चूंकि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हमने कहा कुछ विरोधाभासी हैं या कुछ ऐसे मामले हैं जो हम लोगों ने सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 में नहीं है, जैसे अंतरण का विषय वस्तु है। यह सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 में जो 6 क्लाज है, कहीं भी कोट नहीं किया गया कि अगर अंतरण में विलंब है तो ऐसी स्थिति में माननीय आयोग को की क्या शक्ति है, आवेदक क्या करे, या जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए कृष्णलाल वर्सेज विश्वविद्यालय दिल्ली और रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गुजरात, माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखना चाहिए, जिसमें कहा गया और अधिमानतः हम लोगों ने हर जगह अंतरण के संबंध में अधिमानतः शब्द का उपयोग करी है कि अधिमानतः 5 दिनों में अंतरण कर दिया जाना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया और इसमें कहा कि अगर अंतरण में विलंब है तो निसंकोच धारा 18, सर हम धारा 18 और धारा 19 के अंतर्गत दोनों शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें धारा 18 के अंतर्गत आवेदक आ सकता है और उनके विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए वो दायी बनाती है। दायी का तात्पर्य है उनके ऊपर एक प्रकार से शास्ति आरोपित किया सकता है अगर उनके अंतरण में विलंब किया गया। दूसरी चीज सर हम लोगों ने एक बात उठाई थी इसमें कि जैसे कि धारा 19 का उपचार किए बिना लोग आ जाते हैं, और ऐसा नहीं उसके लिए कि उपचार करके ही आवे धारा 19 के अंतर्गत आवे, लेकिन जो माननीय वो जो एक था रुद्रेश नाइक वर्सेज पीआईओ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का ही आदेश था, और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने ये अवधारित किया कि प्रथम दृष्टया ये होना चाहिए सभी आवेदक या जो भी ऐसे सूचना मांगने वाले हैं कि वह अपने 19 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें, और अन्यथा की स्थिति में एक प्रकार से यह धारा 18 के अंतर्गत कार्यवाहियों की बाढ़ सी आ जाएगी, और जो केवल आयुक्त नहीं लोक सेवकों के कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करेगा। तो निश्चित है सर, ये हमने स्पष्ट करी कि बहुत से मामले में ऐसे हैं। अब हम आते हैं दूसरा केस, जैसे हम लोगों ने कहा था सर कि मणिपुर केस में कहा गया 2011 का जो था कि माननीय आयोग की यह शक्ति नहीं है कि वो सूचना देने के निर्देश दे। जब इसी पे हम लोग रमेश वर्मा वर्सेज एसआईसी हरियाणा की बात करते हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था और आदेश दिया था कि कतिपय मामलों में हम कतिपय पे विश्लेषण करेंगे सर, और 19 में विशेष रूप से करेंगे उन शब्दों का क्या है, व्याख्या क्या है। तो उसने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त अर्थात स्टेट कमीशन को, जो माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय हैं या सीआईसी के हमारे कमिश्नरेट जो महोदय लोग हैं, उनको यह पावर है, शक्ति है कि कतिपय मामलों में वह सूचना देने के धारा 18 में भी निर्देश दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस तरह से बाध्य कर दिया गया है, वो सूचना देने के लिए निर्देश 18 में दे ही नहीं सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं इसमें रखना चाहता हूँ सर कि जैसे जन सूचना अधिकारियों को भी यह जानकारी होनी चाहिए और आवेदकों को भी होनी चाहिए कि 18 में सीधे कब जाएँ। कि जैसे हम लोगों ने पहली बात की, अगर सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 अगर ये स्थितियां आती है कि वह आवेदन लेने से मना कर देते हैं या किसी जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, सॉरी सर मैं नियुक्ति शब्द पर पुनः कहता हूँ, ये नियुक्ति शब्द नहीं है कि अगर कोई जन सूचना अधिकारी वहां नामित नहीं है या सहायक जन सूचना अधिकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीधे 18 में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर उपचार 19(1) का नहीं बनता, क्योंकि हमारा आवेदन ही जब प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रेषित नहीं किया गया। दूसरी चीज है, शिकायत का तात्पर्य है कि ऐसी कृत्य जो सीधे मना करती हो या किसी जन सूचना अधिकारी ने मेरे आवेदन को, मेरे प्रथम अपील को या द्वितीय अपील को लेने से मना कर दिया,
क्योंकि मैं सहायक जन सूचना अधिकारी हूँ या जन सूचना अधिकारी यह कहते हुए कि यह प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करिए, अगर ऐसा कुछ भी कहते हुए अगर वो लेने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सीधे हमें कंप्लेंट में आ जाना चाहिए और निश्चित ही यह परिवाद का विषय वस्तु है, क्योंकि उन्होंने सीधे अगर हम कहें तो इंटेंशन बस इसका कहीं न कहीं सूचना देने से मना कर दिया। दूसरी, जैसे हम एक सवाल करेंगे, द्वितीय अपील की जब बात आप करते हैं, द्वितीय अपील तो आयोग में होती है सर। क्या आयोग से जो सूचना मांगी जाए उसमें द्वितीय अपील का संदर्भ है? नहीं, द्वितीय अपील का तात्पर्य सर हमने 19(1) की बात करी अभी। अभी हाँ। द्वितीय अपील में हम लोगों ने चर्चा नहीं करी। हमने सर द्वितीय अपील दोनों, जो चाहे शिकायत हो 18 के अंतर्गत या द्वितीय अपील हो, दोनों माननीय आयोग के समक्ष ही होगा। हम लोग जो चर्चा की है सर कि शिकायत कहाँ? जैसे सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं। प्रथम अपील लेने से, जैसे सर द्वितीय अपील लेने से आयोग नहीं, यह एक्ट ये कहता है कि प्रत्येक प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह जन सूचना आवेदन या प्रथम अपील या द्वितीय अपील प्राप्त करने का हर स्तर पर, यहाँ खंडीय कार्यालयों स्तर पर भी व्यवस्था करे। आयोग की मतलब इस एक्ट की सीधे मंशा है कि आवेदक जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें अनावश्यक दौड़ भाग न करनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत जगहों पे देखा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, मैं सर कहना चाहूंगा, हम उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में भी हमने देखी, मेरी रजिस्ट्री वापस कर दी गई और कई स्टेटों में ऐसा होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता गलत है, प्रथम अपीलीय अधिकारी ये चीजें। ये एक्ट स्पष्ट प्रावधान करता है कि प्रत्येक कार्यालय में ऐसे व्यक्ति अगर जन सूचना अधिकारी नहीं तो सहायक जन सूचना अधिकारी जरूर नामित किए जाए, जो 6(1), 19(1) अर्थात प्रथम अपील या 19(3) द्वितीय अपील लें और उसे संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित करें। और ऐसी स्थिति में 5 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया, जिसपे हम लोगों ने चर्चा करी थी, 7 में भी चर्चा करी थी और इसको सारी चर्चा करी थी कि 35 दिन कब है, 40 दिन कब है। तो ऐसी स्थितियों में अगर सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 का क्लाज ए अगर आता है तो निश्चित सीधे उन्हें आयोग के समक्ष शिकायत में आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर यह प्रतीत होता है कि इसमें अधिक शुल्क मांगी गई, तो ऐसी स्थिति में भी माननीय आयोग के समक्ष उनको आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां, विषम परिस्थितियां पैदा होती है कि 30 दिन में सूचना नहीं दी गई है अथवा कुछ सूचना ऐसी है जो कहीं ना कहीं भ्रामक प्रतीत होती है या ऐसे में कोशिश ये करना चाहिए अपने प्रथम अपील का उपचार करते हुए, अर्थात प्रथम अपील 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए आयोग के समक्ष चाहे शिकायत में आवे या द्वितीय अपील में आवे। हम लोगों ने मुख्य सूचना आयुक्त की बात करी जो गुजरात का था, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि विभागीय कार्यवाही का, कि हम लोगों ने अभी इसके पहले चर्चा करी थी कि क्या विभागीय कार्यवाही 18 के अंतर्गत सीधे माननीय आयोग कर सकता है। निश्चित ही इसमें रमेश वर्मा उनके केस में कहा गया था, रमेश नाइक के केस में, कि अगर माननीय आयोग को लगता है कि सूचना इंटेंशन बस रोकी गई या इंटेंशन बस आवेदन लेने से मना किया गया या जानबूझकर किसी सूचना के तथ्य गोपन किए गए या ऐसी स्थितियों में जहां ये लगता है कि जान के मिसलीड, यानी कि एक प्रकार से जहां इंटेंशन प्रतीत होता हो, तो निसंकोच विभागीय कार्यवाही 20(2) के अंतर्गत माननीय आयोग संस्तुत कर सकता है। और इस प्रकार से बहुत से आदेश हैं सर, जिसे निश्चित है लोगों को पढ़ना भी चाहिए, विशेषकर जन सूचना अधिकारियों का अध्ययन भी करना चाहिए। और विस्तृत चर्चा हम लोग सर, जैसा आपने कहा है, जब हम लोग आदेश की चर्चा करेंगे तो उसमें इसकी विशेष चर्चा में रखेंगे सर। तो अभी धारा 18 पर फिलहाल हम लोग चर्चा समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि धारा 18 पर जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा की वो अब मुझे पर्याप्त लगती है। फिलहाल धारा 18 की चर्चा समाप्त करते हुए हम किसी अन्य धारा पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।